गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशन एलएलपी से आज फिर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले एक वीडियो में मैंने आपको बर्नी मैडॉफ के स्कैम के बारे में बताया था और आज के वीडियो में हम यस बैंक में जो पिछले 2-1 साल में जो एक स्कैम निकल के आया है, यस बैंक की बुक्स में जो एनपीएस थे जिनको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया और उसके तहत फिर राणा कपूर जो कि यस बैंक के ओनर थे या ये कह लीजिए कि यस बैंक में ये प्रमोटर थे, यानी सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग उनकी प्रमोटर ग्रुप में राणा कपूर की थी। यानी राणा कपूर यस बैंक के प्रमोटर थे, उनको अरेस्ट भी किया गया ईडी की तरफ से और ईडी ने उन पे कार्रवाई भी की। तो ये पूरा स्कैम क्या था इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहूँगा कि हम ये जो वीडियोस बनाते हैं, आप हमारी लिस्ट देखिए। मैं तकरीबन 3 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं। जितना हमें समय मिलता है हम आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे वीडियोस बनाएं जो समय के साथ रेलेवेंट रहें। ये नहीं कि आज से 2 साल बाद उनकी रेलेवेंसी ख़त्म हो जाए। वो आज भी जितने सही हैं 2 साल के बाद भी कोई उन्हें देखे तो उतना ही उनके लिए यूज़फुल होना चाहिए। तो इसलिए हम जो मार्केट के बारे में अपडेट्स हैं, जो लोग दूसरे तरह से लोग काम करते हैं, हम वैसे नहीं करते कि हर 5 बजे आपके पास आ गए और आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि आज का अपडेट 10 दिन के बाद जो मार्केट होगा उस पर वैलिड नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बनाने में हमें कोई भी हमारे ऑडियंस को फ़ायदा नहीं है। अभी हम 500-550 लोगों का हमारा ग्रुप हो गया है और मैं चाहता हूं कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा जो हमारा ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है, उस पर आप फॉलो करिए और यहाँ पे यूट्यूब पे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अभी, और इसको जितना लाइक कर सकें, जितना शेयर कर सकें वो करें, जिससे जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वाकई में मैं आपको बताऊं कि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जबकि हम इनको इतना एडिट नहीं कर पाते, हम इनको इतना सजा नहीं पाते क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो कंटेंट हम इस वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं या क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि वो नॉर्मल टॉपिक्स नहीं है, और अगर नॉर्मल टॉपिक्स भी हैं तो जिस तरह से हम उन्हें बता रहे हैं तो वो काफ़ी एक मेहनत का काम है। और दूसरा कि मेरा ये पूर्ण विश्वास है और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं, अगर आप उसको समझेंगे और उस कंटेंट पे अपनी मेहनत करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में जो अपने लिए अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारा ईमेल आईडी फिर से मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और यहाँ डिस्प्ले भी करा देते हैं, तो आप हमें पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको इसी से लिविंग करनी है और फिर दिक्कत आती है तो हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक कवर्ड कॉल का कोर्स है जिसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। 1-2 कोर्सेज हमारे साइट पे हैं, वो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शंस का भी हमारा कोर्स है जिसको मैं जल्दी ही उसका जो करिकुलम है और जो उसकी फ़ीस है वो जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपके सामने उसको शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो इसी बात का मैं आपको ध्यान दिलाते हुए कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो अभी हम चालू करते हैं अपने इस वीडियो को, और इसमें हम यस बैंक के जो हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे यस बैंक का ये एक कैंडलस्टिक चार्ट खोल रखा है और ये आप देखेंगे 2017 और ये 2018 और ये तकरीबन 2018 मार्च अप्रैल की बात है, राइट है। ये जो कैंडल है इनफैक्ट 2018 सितंबर की है, यानी 9th मंथ। ये वीकली चार्ट है, ये सारी वीकली कैंडल्स हैं। इसमें देखने वाली ये बात है कि ये यस बैंक जो पहले इतने समय से अपने रैली में चल रहा था, राइट, मैं कम से कम 2013 से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, उससे पहले भी इसको ट्रैक कर रहा था। और यहाँ पे देखिए ये स्टॉक के भाव जो थे 80 रुपये के आसपास थे, वहाँ से कंटिन्यूस रैली करके इसने यहाँ पे अगस्त 2018 में ये 400 रुपये बिक गया। 400 रुपये का इसने यहाँ पे हाई बनाया है। इनफैक्ट एग्जैक्टली अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे उसने 404 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद इसमें एक ब्रेक आया और ये अपने इन सपोर्ट लेवल्स पे आया, लेकिन उसके भी नीचे जाके बंद हुआ। इस पर्टिकुलर कैंडल में इसका हाई था 328 का और लो था 218 का, यानी तकरीबन 100 रुपये अपने हाई से टूट गया 328 से। तो 328 में अगर 100 का भाग दें तो ये तकरीबन 30% अपने हाई से एक हफ्ते में निकल गया।
तो ये एक स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि उस समय यस बैंक जो 5 सबसे बड़े बैंक थे भारत के, उनमें से एक बैंक था और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 1 लाख करोड़ का था। उसको मैं एक्सेल पे आपको समझाऊंगा। तो इतने बड़े बैंक के लिए, इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये 30% एक ही हफ्ते में टूट जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये टूटा और ये टूटत यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। 218 के बाद इसने 146 का लो बनाया और 146 से ऊपर जाके ये वापस से डबल हो गया और 281 का लो बनाया और उसके बाद ये टूटता गया। तो ये पूरी स्कीम में इसको 8-10 महीने लगे होने पे। लेकिन ये चालू कहाँ से हुई थी? जब ये यहाँ पे टूटने लगा तो अखबारों में न्यूज़ आने लगी, टीवी चैनल्स पे ये न्यूज़ आने लगी कि जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट यानी भारत में मनी मार्केट कहाँ होते हैं? जहाँ पे कॉरपोरेट्स या बैंक आपस में एक दूसरे को उधारी देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को अभी कल के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और आज उसे नहीं मिल पा आज उसके पास नहीं है, लेकिन उसे पता है कि मैं 2 दिन के बाद वापस कर दूंगा। तो बड़ा इंस्टीट्यूशन दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा और 2 दिन के लिए 50 लाख रुपए उधारी पे ले लेगा। तो ये जो मनी मार्केट का पूरा मैकेनिज्म है, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बैंक्स को लिक्विडिटी देने का काम करता है, जो कि फाइनेंस मार्केट की प्रॉपर फंक्शनिंग होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस समय ये बात चली कि जो मनी मार्केट है, वहाँ पे मनी मार्केट में जो लोगों ने पैसे ब्याज पे दे रखे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन ने जो दूसरे इंस्टीट्यूशन को ब्याज पे पैसे दे रखे हैं, तो उनमें डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बढ़ गई है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ने पेमेंट डिले कर दिया। जैसे उस समय DHFL का भी केस हुआ था। तो DHFL ने बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रखा था, लेकिन जब उसका पेमेंट देने का जो दिन था, उस दिन वो पेमेंट नहीं दे पाया और उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं 2 दिन बाद दूंगा या 3 दिन बाद दूंगा। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि आप समय से अपना पेमेंट नहीं कर पाए। तो उस समय, इस समय जब ये हुआ था, तो यस बैंक में भी काफ़ी गिरावट आई थी और DHFL के शेयर में भी काफ़ी गिरावट आई थी। फिर यस बैंक की इन पर्टिकुलर बात होने चालू हो गई कि यस बैंक की जो किताब है, जो इसने लोन्स दूसरों को दे रखे हैं, वो लोन्स लेट्स से कि उसने 100 रुपये के लोन दूसरों को बांट रखे हैं और उसने किताब में ये शो कर रखा है कि 5 रुपये ही नहीं आने की संभावना, यानी 5 रुपये NPA है। यानी यस बैंक ये मान रहा है कि भाई जो 100 रुपये उसने लोन दिए हैं, उसमें से 5 रुपये हो सकता है वापस नहीं आए। तो इतना उसने एक अमाउंट डिस्क्लोज कर रखा था अपने बैलेंस शीट में, अपने बुक्स में, जो सबको पता था। लेकिन बात यह है कि इनफैक्ट ये 5 रुपये नहीं, ये इनफैक्ट 15-20 रुपये हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बैंक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसका ये मतलब हुआ, अगर ये वाकई में बात सही है, तो जो RBI के रेगुलेशन होते हैं, जहाँ पे एक बैंक को मैंडेटरी होता है कि वो अपने NPA को डिस्क्लोज करे, तो यस बैंक ने वो नहीं किया था। यानी वो लॉ के अगेंस्ट में, रूल्स के अगेंस्ट में वो काम कर रहा था। ऐसी बातें उठने लगी। इनफैक्ट ये जो बातें थी आप बैंक की, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो गिरावट आई थी, ये यहाँ पे भी ये बातें उठना चालू हुई थी, लेकिन उसके बाद इन बातों को और कोई तूल नहीं मिली, हवा नहीं मिली और ये वापस से बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे ये बातें और ज़्यादा तूल पकड़ने लग गई और काफ़ी ये होने लग गया कि यस बैंक में वाकई में इसकी बुक्स में कुछ गड़बड़ है। तो जब ये दोनों चीज़ें हुई कि मनी मार्केट में भी प्रॉब्लम है और यस बैंक की बुक्स में भी प्रॉब्लम है, तो ये यस बैंक टूटने लगा। और इनफैक्ट इसको किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने अपना माल बेचा। जब ये इतने बड़े शेयर में 30% की गिरावट आती है, यानी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जो यस बैंक के शेयर्स को रखता है, बड़े FIIs या DIIs जिनके पास यस बैंक का माल था, उन्होंने बेचा, तभी इतनी बड़ी गिरावट इसमें आई। यानी उनमें सेलिंग वाकई में हुई थी, यानी कहीं ना कहीं DIIs और FIIs को पता था कि इनकी बुक्स में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके बाद ये शेयर गिरा और ये गिर के 140 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 140 तक आया और फिर ये ऊपर गया। जब ये ऊपर जाने लगा तो बात ये आई कि जो प्रमोटर हैं वो इसमें क्या करेंगे, और इक्विटी डालेंगे या दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे और उनको शेयर होल्डर बनाएंगे और यस बैंक को एक नया पैसा मिलेगा। वो नया पैसा यस बैंक के लिए इसके लिए ज़रूरी था कि लेट्स से कि उनके जो भी NPAs हैं, अगर 100 में से उनके 10 रुपये डूब भी जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है कि अपना व्यापार चलाने के लिए और नया पैसा चाहिए, जिससे वो जो दूसरों को लोन बांट सके। ठीक है, तो ये बात है कि यस बैंक की अभी अच्छी इमेज है और यस बैंक की फ्रेंचाइजी अच्छी है और बड़ा बैंक है, तो बाहर के इन्वेस्टर्स यस बैंक की शेयर होल्डर्स बन जाएंगे और यस बैंक में पैसा इन्फ्यूज़ होगा और यस बैंक उन पैसे को यूज़ करके अपना व्यापार वापस से सुचारू रूप से चलाने लगेगा। इसी बीच RBI में
एक और आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया है यस बैंक को कि राणा कपूर जो आपके करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्रमोटर हैं उस बैंक के, उनको एक डेडलाइन दे दी गई 6 महीने 7 महीने में कि आपको ये रिजाइन करना पड़ेगा सीईओ के पद से, आप सीईओ पे नहीं रह सकते। उसका रीज़न ये था कि आपने एनपीए डिस्क्लोज नहीं किए, सो आप प्रॉपर फंक्शनिंग में कामयाब नहीं हुए बैंक की, इसके लिए आपको यहाँ पे आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर आरबीआई इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है उनके रेजिग्नेशन को, तो आप ये माने कि वाकई में आरबीआई को भी ये इल्म है कि ये एनपीए बड़ा अमाउंट है। लेकिन उस समय भी आरबीआई ने क्लियरली ये नहीं बोला कि ये कितना बड़ा एनपीए है, कितना बड़ा अमाउंट यस बैंक के बाद वापस नहीं आएगा। लेकिन यस बैंक आरबीआई ने एक बार वार्निंग दी तो उन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया आरबीआई को कि आप इसकी डेडलाइन बढ़ा दो, क्योंकि अभी जितना भी कार्यभार है वो राणा कपूर संभाल रहे हैं, उनके एकदम से हटने से बैंक की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। तो आरबीआई ने उनकी बात सुनते हुए उस डेडलाइन को और 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन यस बैंक आप देखिए उसके बावजूद भी 3 महीने की एक्सटेंड डेडलाइन के बाद वो वापस से ये बोले कि राणा कपूर को बने रहने दीजिए अभी कुछ समय के लिए और। तब आरबीआई ने बोला नहीं, आपको तुरंत यहाँ से जाना होगा। तो आप ये समझिए कि एक बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, इतने बड़े लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मार्केट कैप यानी कि अगर किसी कंपनी का 1 लाख रुपए मार्केट कैप है, यानी करंट भाव से उसे बाजार में उसके सारे शेयर बेच दो तो 1 लाख करोड़ रुपए बेचने वाले के पास आ जाएंगे। यानी ये उस कंपनी की वैल्यू थी। जैसे हम किसी भी चीज़ की वैल्यू करते हैं कि भाई ये ज़मीन 1 करोड़ की है, तो उस जमीन को बेचने पे हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यस बैंक का 1 लाख रुपए का मार्केट कैप मतलब यस बैंक के सारे शेयर बेच दो तो करंटली 1 लाख रुपए इंडियन वैल्यू में, इंडियन रुपीस उस सेलर को मिल जाएंगे। तो इतना बड़ा मार्केट कैप का जो है, तो उस पे ये लोग सीईओ को हटाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इसका मतलब उन बैंक्स में भी इंटरनली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या सारे थे, उनकी सबकी मिलीभगत थी। उन्हें ये पता था कि अगर कोई नया आदमी आया तो जो एनपीएज उन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखे या बैलेंस शीट में जो भी प्रॉब्लम है वो अंदर ही नहीं रहेगी, वो बात बाहर भी आ सकती है, क्योंकि नया आदमी उनकी मिलीभगत में खुद मिले इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता था। लेकिन फाइनली ये हुआ कि राणा कपूर को हटाया गया, राणा कपूर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद नए सीईओ वहाँ पे आए। यहाँ तक क्या हुआ कि जब हुआ तो एक बार इसमें ये रैली आई, लेकिन फिर ये यस बैंक वापस से टूटने लगा, क्योंकि उसके बाद जब हर तिमाही के जब रिजल्ट्स आते हैं तो इनको अपने एनपीएस डिस्क्लोज करने पड़े और धीरे धीरे ये देखा गया कि इनके एनपीएस और बढ़ रहे हैं। जो इन्होंने पहले 5 रुपये बता रखे थे वो इनफैक्ट अगले क्वार्टर में 10 रुपये हो गए, फिर 15 रुपये हो गए और बढ़ते गए। तो जब एनपीएस बैंक के बढ़ते हैं, उनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट होगा, तो बाजार इस शेयर को आगे से आगे तोड़ता गया। इस समय इनकी एक और प्रॉब्लम चल रही थी कि जब राणा कपूर पे एलिगेशंस लग रहे थे कि आपने एनपीएस को डिस्क्लोज नहीं किया, तो एक एलिगेशन ये लगा कि इन्होंने जो बैंक ने लोन बांटे हैं वो राणा कपूर ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जैसे कई कंपनियां हैं डीएचएफएल और दूसरी कंपनियां हैं जो इनको लोन बांटे हैं, और ये नॉर्मल रूल्स के तहत नहीं बांटे, उनको रूल्स की अनदेखी करते हुए दिए और वहाँ से भी अब इनका पैसा अटक गया और वो पैसा वापस नहीं आ रहा। ये भी एक इशू चला और उसके साथ एक इशू पहले से चल रहा था 4 साल से। जो राणा कपूर के ब्रदर थे, ये दोनों भाई पहले प्रमोटर थे इस बैंक के, लेकिन जो बड़े भाई थे या छोटे भाई जो भी उनका था, उनकी डेथ होने के बाद जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ और राणा कपूर के बीच में लीगल बैटल चल रही थी। बैटल इस चीज़ को लेके थी कि बैंक को कंट्रोल कौन करेगा। तो यहाँ पे एक इतना बड़ा बैंक जिसमें इतने बड़े कॉमन लोगों का भी और बड़े लोगों का पैसा लगा है, वो पैसा बचाने के बजाय जो 2 लार्जेस्ट प्रमोटर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि बैंक को कंट्रोल कहाँ से करें। तो ये सारी प्रॉब्लम इस यस बैंक में चल रही थी। लेकिन बड़ी बात ये है, ना तो आरबीआई ने आके उस समय डिस्क्लोज किया कि भाई ये 5 रुपये के जो एनपीएस दिखा रहे हैं 20 रुपये या 25 रुपये हो सकते हैं, या किसी बड़े एफआईआई या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने ये आके नहीं बोला। इनफैक्ट जब ये टूटने लगा तो मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है, जब ये 140, 150 और वापस 200 रुपये, 225 रुपये बिका, तो जो कुछ ब्रोकर कंपनीज हैं, जो भारत में ब्रोकर कंपनीज हैं जिनका ब्रोकिंग में अच्छा व्यापार है और जो लोगों को एडवाइस भी करती है, आप गूगल पे जाके देखेंगे तो उस समय उन्होंने पब्लिश करी ये रिपोर्ट की इनफैक्ट आपको यस बैंक खरीदना चाहिए।
ठीक है। तो मेरा लॉजिक ये है कि माइट भी हो सकता है कि यस बैंक में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती और ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाता और आज आगे ये अच्छा फंक्शनिंग करके आज शेयर होल्डर को वैल्यू बना के दे रहा होता। लेकिन जब जिसमें इतने ज़्यादा एविडेंस है, जहाँ प्रमोटर्स लड़ रहे हैं, जहाँ एनपीएस डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे, जहाँ पे आरबीआई बोल रहा है कि सीईओ को उठाओ, तो मैं अपना पैसा क्यों ना वहाँ से हटा के दूसरी चीज़ में लगाऊं जहाँ पे मेरे को रिलायबिलिटी है कि इनफैक्ट कंपनी तो सर्वाइव करेगी और थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगी तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। तो मैं क्यों ना यस बैंक से अपना पैसा हटा के दूसरों में लगाऊं। लेकिन उस समय चूंकि जो समझदार लोग थे उन्होंने अपना जरूर यस बैंक से शिफ्ट किया जब ये इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई। लेकिन जो आम आदमी है उनका भी काफ़ी पैसा लगा हुआ था और ये क्लैरिटी आम आदमी को, आम इन्वेस्टर तक नहीं पहुंची कि इसमें वाकई में प्रॉब्लम हो सकती है। वो इसी गुमान में बैठे रहे कि इतना बड़ा बैंक है, कोई ना कोई इसको बचा ही लेगा और ये चल जाएगा और हो सकता है बुक्स में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इसी में वो चलते रहे और जो लोगों ने 400, 300, 250 पे माल ले रखा था, पहले माल ले रखा था 5 साल में, वो टूटते यहाँ पे देखिए ये शेयर 42 रुपए का आ गया और इनफैक्ट यहाँ पे आके 15 रुपए का आया और लो इसने 5 रुपए का बनाया। ये जो 5 रुपए का लो बनाने के बाद देखिए कि इसने दूसरे हफ्ते 87 रुपए का हाई बनाया। इसकी भी स्टोरी को मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। ये एक और इशारा है कि हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये यस बैंक का जो मैंने बर्नी मैडॉफ का आपको स्कैम बताया था और अभी मैं ये यस बैंक का, इनफैक्ट राणा कपूर का हमें इसे स्कैम कहना चाहिए, जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों से इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है। बड़े लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होती है लेकिन वो पब्लिकली उसको नहीं बता सकते क्योंकि पब्लिकली बताने पे उनका घाटा होगा। अगर ये चीज़ जब ये यस बैंक 400, 350 चल रहा होता और उस समय ये न्यूज़ आ जाती तो सारे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने उस समय माल नहीं बेचा और कॉमन इन्वेस्टर सब अपना माल बेचते। तो ये जो माल वाकई में बेचना चाह रहा है उसको वो भाव नहीं मिलते, सभी बेचने पे आ जाते। तो जिसने यहाँ पे 300 रुपये में अपना माल हल्का कर दिया तो अगर दूसरे इन्वेस्टर भी माल बेचना आ जाते तो वो शायद 300 रुपये में नहीं निकल पाता, वो शायद 100 रुपये में निकलता या 150 रुपये में निकलता, क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिंग करता तो भाव उसकी सेलिंग से ही टूट के 150 रुपये आ जाते। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं बताना, हमें ये नहीं बताएगा कि इसमें वाकई में प्रॉब्लम है, कि वो क्लैरिटी नहीं देना चाहेंगे। और इनफैक्ट ये पूरी मंदी में, और इनफैक्ट यहाँ से ये जो मंदी यहाँ पे चली, यहाँ पे हर इंस्टेंट पे राणा कपूर ने अपना माल बेचा। और जब राणा कपूर भी अपना माल बेच रहे थे तो किसी ने उन पे पाबंदी नहीं लगाई कि आप अपना माल क्यों बेच रहे हैं। ठीक है, वैसे वो फ्री थे अपना माल बेचने के लिए, लेकिन जब बैंक्स में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो कल को हो सकता है कि राणा कपूर की लायबिलिटी निकल के आए, और अगर वो लायबिलिटी निकल के आती है तो राणा कपूर से पैसे कैसे रिकवर होंगे, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा और राणा कपूर अपना माल बेचते गए। इनफैक्ट आप ये सोचिए, आज की तारीख में अगर आप लॉजिकल देखेंगे तो राणा कपूर को, ये बड़े बड़े ऑफिशियल्स को, सरकार में, बैंक्स में, सबको पता था कि इस बैंक में प्रॉब्लम है, राइट। अभी अगर राणा कपूर यहाँ पे संबोध कर लीजिए, राणा कपूर 250, 250 और 150 रुपये में भी अपना माल निकाल गए पूरा, तो इन्होंने तो ये, इनकी जो कॉस्टिंग थी पर शेयर की वो 5-7 रुपये होंगी। स्टार्टिंग में प्रमोटर थे, इनकी कॉस्टिंग तो बहुत कम थी, तो ये तो वाकई में प्रॉफिट में निकले होंगे। और इनफैक्ट इनका प्रॉफिट में निकलना इसके लिए समझ लीजिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये अपना माल 150 रुपये में उस समय नहीं बेच पाते, ठीक है, और इनफैक्ट ये अपना माल 8 रुपये या 10 रुपये में बेच पाते या उसमें भी नहीं बेच पाते, तो जो इनका पैसा डूबता, तो ये जो दूसरों को पैसा देना चाह रहे थे या इनकी जो लायबिलिटी थी वो कैसे देते। तो इसके कारण भी हो सकता है कि कई लोगों ने इसको बात को छुपाई हो कि राणा कपूर एक बार शायद अपना माल बेच दे तो हो सकता है कि वो अपनी कर्जदारी जो उनके आगे निकल के आएगी वो चुका दे। लेकिन भाई राणा कपूर तो अपनी कर्जदारी चुका देंगे, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? पब्लिक की कॉस्ट पे, क्योंकि उन्होंने जो माल बेचा वो पब्लिक ने प्लस किया, राइट। तो पब्लिक की कॉस्ट पे राणा कपूर ने को पैसा मिला और उससे हो सकता है कि वो अपनी लायबिलिटी चुकाए, तो वो उनकी प्राइवेट लायबिलिटी है, लेकिन उस प्राइवेट लायबिलिटी को इन लोगों ने मिलके पब्लिक लायबिलिटी बना लिया, क्योंकि पब्लिक का पैसा उन्होंने लिया, अपने शेयर बेचे और पब्लिक से उन्होंने पैसा लिया, क्योंकि बेचे तो पब्लिक ने खरीदे और पब्लिक ने खरीदारी के पैसे उनको दिए और वो पैसा लेके उन्होंने अपने जो भी काम के लिए है या जो भी उनको यूज़ करना था वो किया। तो इनफैक्ट ये प्राइवेट लायबिलिटी जो थी पब्लिक लायबिलिटी हो गई, पब्लिक ने उनकी लायबिलिटी को क्लियर किया। तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है जिसपे एक क्लियरेंस आने की बहुत ज़रूरत है। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मैं आपको अगेन मैंने जो वीडियोस बनाए उसमें बताया कि हम किसी की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। आप स्टॉक मार्केट में खुद के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और इनफैक्ट अगर ये जब टूट रहा था, अगर आप
अपने दिमाग से सोचते। मैंने यस बैंक पे उसमें एक वीडियो भी बनाया था और उस समय मैंने ये बोला था कि ये बैंक यहाँ से भी जीरो की तरफ जाएगा। अब वो जीरो हो सकता है, इसके लिए 20 रुपये होता, 30 रुपये होता। आप वो वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उस पर भी हमें बहुत कम व्यूज़ मिले, क्योंकि लोग सही चीज़ देखना नहीं चाहते हैं, लोगों को आसान मनी चाहिए। लेकिन मेरे को लोगों से मतलब नहीं है, मेरे को मेरे ऑडियंस से मतलब है, जो आज 500 550 हो गए और आशा करता हूँ वो आगे भी बढ़ेंगे। तो वो वीडियो भी आप यस बैंक का ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैंने बोला था कि ये बैंक और यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये जब सारा केस हुआ और यस बैंक का यहाँ पे टूटते हुए ये जो 29, 30 और 40 रुपए आ गया, तब क्या हुआ कि तब ये हुआ कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से भी ये आया कि अब इसमें वाकई में प्रॉब्लम है। और यस बैंक जो दूसरे इन्वेस्टर से पैसा ला पा रहा था, उसमें भी उन्होंने नए सीईओ ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, ठीक है। और जब कोई पैसा देने को तैयार नहीं है तो यस बैंक को बंद होने से बचाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट उसे रेस्क्यू नहीं करने आएगी तो डिपॉजिटर्स का पैसा टूटेगा, क्योंकि यस बैंक ने आम आदमियों ने अपने डिपॉजिट दे रखे हैं, सेविंग अकाउंट दे रखे हैं। अगर यस बैंक डूबता है तो वो सेविंग्स अकाउंट भी डूबेंगे, जो कि आरबीआई या गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती या उनके हित में नहीं है और इंडिया के हित में नहीं है। तो आरबीआई रेस्क्यू करने आया, इनफैक्ट हम कह सकते हैं गवर्नमेंट रेस्क्यू करने आई, और उन्होंने एसबीआई और 2, 3, 4, 5 बड़े बैंक का एक ग्रुप बनाया और उनको बोला कि हाँ आप यस बैंक में शेयर होल्डर बने और यस बैंक को पैसा दें। अब उसके लिए उन्होंने एक स्कीम उनको और बताई, मैं तकरीबन केवल आइडिया दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है। उन्होंने किसी जैसे एसबीआई को या दूसरे बैंक को जाके बोला कि हम आपको क्या करेंगे, आप 100 रुपये का 100 क्वांटिटी, यानी लेट से 100 को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, आप 1 लाख शेयर यस बैंक के ले लीजिए और आप उसको ऐसा करिए 5 रुपये में ले लीजिए। शायद उन्होंने 10 रुपये में दिया था, आप जाके चेक करें। तो जो भी एक चीज़ लेट से कि 10 रुपये में ले लीजिए। तो अगर कोई भी बैंक 10 रुपये में यस बैंक के शेयर लेगा तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई कि ये जो 10 लाख रुपए के या 1 लाख क्वांटिटी आपने शेयर की ली है, इसमें से एक भाग 25 से 30% उन्होंने बताया कि आप इसको लेने के तुरंत बाद बेच सकते हैं, लेकिन बाकी का 75% आप क्या है उस पर लॉक इन पीरियड था 1 या 2 साल का, उससे पहले आप नहीं बेच सकते। तो ये स्कीम बताई गई और उन लोगों ने अपना इसमें पैसा लगाया और एक बार को यस बैंक को बचा लिया गया। इनफैक्ट इसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि कुछ दिनों के लिए आरबीआई को रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े कि जिनका सेविंग्स अकाउंट या जो लोगों ने अपना पैसा यस बैंक को दे रखा है वो अभी नहीं निकाल सकते, और उन्होंने सारे निकालने पे कैश विड्रॉ पे पाबंदी लगा दी थी। तो वाकई में इस बैंक की बहुत ज़्यादा हालत उस समय खराब हो गई थी और ये पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया गया, पब्लिक को केवल भ्रम में रखा गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये शेयर यहाँ पे टूटते हुए 37 रुपये का 5 रुपये आया। ये एक हफ्ते की कैंडल है, नहीं 4 से 5 ट्रेडिंग डे में आया। तो ये जब 4 से 5 ट्रेडिंग डे में आया तो यहाँ पे जब ये 5 रुपये 65 पैसे हुआ था, तो इस दिन क्या हुआ था, वो जो दूसरे बैंक हैं एसबीआई, उनको शेयर होल्डिंग मिल गई थी और शेयर होल्डिंग मिलने के बाद ये 5 रुपये तक एक बार पैनिक में गया और उसके बाद ऊपर बढ़ना चालू हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ और अगले 2 हफ्तों में ये 87 या 90 रुपीज़ बिक गया। अब इसकी खास बात देखिए कि 5 रुपये से इस शेयर को 90 रुपीज़ कौन ले गया, आप, मैं और हमारे जैसे या मेरे से 10 गुना बड़े लोग भी नहीं ले आ सकते। यानी बहुत बड़े लोगों का इसमें हाथ था, जिनके पास बड़ा पैसा था वो लेके गए। अब आप अपनी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि वो बड़े लोग कौन थे। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे हम इस एक्सेल को खोलेंगे। मार्च 2018 में टोटल शेयर होल्डिंग यानी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर यानी यस बैंक के कितने शेयर्स थे, 230 करोड़ शेयर थे मार्च 2018 में, जब ये बैंक अपने प्राइम में 400 रुपये बिक रहा था और इसका मार्केट कैप तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का था। जब 230 करोड़ इसके शेयर आउटस्टैंडिंग थे और 400 रुपये के इसके भाव चल रहे थे, अगर अपन इसको गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मार्केट कैप आ जाएगा। यानी किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से अगर उसके मार्केट प्राइस को आप कर दें मल्टीप्लाई, तो मार्केट कैप आ जाएगा, जो कि इसका 92,000 करोड़ रुपीस आया। इसका ये मतलब हो गया कि यस बैंक के जितने भी शेयर हैं उनकी टोटल वैल्यू 92,000 करोड़ रुपीस है। यानी होल यस बैंक की वैल्यू 92,000 करोड़ हो गई। यानी ये वाकई में बहुत बड़ा बैंक था उस समय और भारत के स्टार्टिंग के 5 बड़े बैंकों में आता था, राइट। अब ये जो 400 रुपये के भाव थे, ये टूट के पहले 100 रुपये भी गया और उसके बाद क्या हुआ, जब ये 25-30 रुपये आ रहा था तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया
कि हम फ्रेश शेयर्स देंगे ये एसबीआई और दूसरे बैंक को, जिसके बदले वो यस बैंक को पैसा देंगे। तो ये 230 करोड़ के शेयर कितने हो गए, 1255 करोड़ शेयर हो गए, यानी तकरीबन 1000 करोड़ शेयर यस बैंक ने इन नए इन्वेस्टर को दिए। कितने भाव में दिए, जितना गवर्नमेंट ने बताया, मेरे को जितना आइडिया 10 रुपए के आसपास होगा, उतने भाव में 1000 करोड़ शेयर यस बैंक ने उन इंस्टीट्यूशंस को, उन बैंक्स को दिए। तो यस बैंक को सपोज कर लीजिए 1000 करोड़ शेयर दिए और 10 रुपए से दिए, तो उसके पास कितने आ गए, 10 इंटू 1000, यानी 10,000 करोड़ रुपए किसको मिल गए, यस बैंक को मिल गए। वो उसको ले सकता है और अभी जो उसको दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए उन 10,000 करोड़ का वो यूज कर सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि अब यस बैंक के मार्च 2020 में जब ये 5 रुपए हो गया तो आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे, 1255 CR, राइट, यानी 1250 करोड़ शेयर थे। और उस समय इसका भाव 5 रुपए था, लेकिन 5 रुपए से खींचते खींचते 2 हफ्तों में कॉन्टिन्यूस 87 रुपीज ले गए, इतनी तगड़ी बाइंग हुई। और उसका मार्केट कैप जब 87 था तो कितना हो गया, तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। यानी जो बैंक का यही नहीं पता कि वो सरवाइव करेगा, जब भी तो वो 5 रुपए बिका, ठीक है। और अभी लोगों ने उसमें 10,000 करोड़ या कुछ इन्फ्यूजन किया है, लेकिन उसको ये नोन था कि उससे भी ज्यादा उसको पैसे चाहिए, और उसके भाव 5 रुपए से खींचते खींचते 90 रुपए ले गए। और उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी, जब वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता था तब भी उसका इतना मार्केट कैप नहीं था। यानी ये एक बैंक जिसका ये नहीं पता कि सीईओ कौन बनेगा, ये बैंक चलेगा या नहीं चलेगा, लोगों के पैसा भी रुके हैं, लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या किस तरह से मिलेंगे, उसको इतनी वैल्यू दी गई कि जब इसका ये मार्केट कैप यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए हो गया तो ये वापस से टॉप 3-4 बैंकों में आ गया, जबकि इसका ये नहीं पता कि ये कल खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो एक ऐसे फ्रेजाइल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जिसका कल का कुछ नहीं पता, उसको 5 रुपए से 90 रुपए कौन लेके गया, राइट। अब मैं आपको एक और बताता हूं, जिन लोगों ने इसमें 10 रुपए में देके शेयर खरीदे, यानी वो जो 1000 करोड़ शेयर यहाँ पे जिनको भी 10 रुपए या जो भी भाव में दिए गए, अगर उनको 25% अपना माल बेचने की आजादी भी थी और उन्होंने 25% माल इस 5 रुपए से 87 रुपए की रैली में अपन मान लेते हैं कि 50, 55, 60 रुपए की एवरेज से भी उन्होंने अपना 25% माल बेच दिया, तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट फ्री हो गया। यानी अगर वो अपना 25% माल बेच देते हैं तो बचा हुआ 75% तो केवल जो प्रॉफिट हुआ है उसी का है, यानी वो 75% डूब भी जाए तो वो घाटे में नहीं रहेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इंक्वायरी होगी, तो मुझे लगता है कि उन इंस्टीट्यूशन जिनको ये मिला था उन्होंने वाकई में अपना 25% माल बेचा भी होगा। तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त मैनिपुलेशन हुई, जिस मैनिपुलेशन को अभी तक मेरे ख्याल से कोई कॉन्क्रीट डिस्क्लोजर नहीं आया, कोई कॉन्क्रीट इंक्वायरी नहीं हुई। और ये सब होने के बाद कुछ महीनों के बाद इनफैक्ट ये 5 रुपए से वापस जब 87 रुपये, उसके महीने 1.5 महीने में ये हवा चलने लग गई कि अब राणा कपूर की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और उनकी गिरफ्तारी से मुझे ध्यान है 7 से 10 दिन पहले बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी ये बोला कि हमें पता था इस बैंक में इससे बड़ी गड़बड़ी है। अरे भाई, अगर आपको पता था इससे बड़ी गड़बड़ी है तो जब ये 400, 450 रुपये चल रहा था तब आप डिस्क्लोज करते ना, तब जो आम लोगों का पैसा फंसा हुआ है हो सकता है वो 200 रुपये, 250 रुपये में निकल जाता और उसका पैसा बचता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने 7 दिन पहले बोल रहे कि हमें पता था, राइट। तो आप ये मान के चलिए, एक शर्तिया बात है कि जो ऊंचे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके हित में नहीं है कि पब्लिक तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, और वो अपने हित को पहले साधेंगे आपके और मेरे हित से पहले। ये यस बैंक के केस से ये बात क्लियर होती है। आज की तारीख में ये बैंक 15 रुपये इसका चल रहा है, यानी 5 से 87 गया और वापस से 15 रुपये आ गया, ये 15-16 रुपये के आसपास ये चल रहा है। और अभी भी ये नहीं पता कि ये बैंक वापस से अपने ग्लोरी डेज को वापस अचीव करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मेरे से अगर कोई पूछे तो ये अब इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ये वापस से अपने ग्लोरी डेज में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचता है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं भी पहुंचता तो जो इन्होंने किया वो इनको भुगतना पड़ा, राइट। लेकिन इस सब चीज में कौन पिसा? इस सब चीज में वो लोग पिसे जो आम आदमी थे, जो कॉमन इन्वेस्टर, किसी ने 100 शेयर ले रखे, किसी ने 1000 शेयर ले रखे हैं, 2000 शेयर ले रखे हैं, उन लोगों का पैसा काफ़ी टूटा। इनफैक्ट उस समय जब ये 50 रुपये आया था तो मैंने भी इसकी कुछ क्वांटिटी ली थी, लेकिन मैंने इतनी ही क्वांटिटी ली कि मेरे को अगर वो जीरो भी हो जाती है तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मेरा केवल एक ये व्यू था कि कल को अगर ये सर्वाइव कर गया तो ये 30 रुपये का या 50 रुपये का शेयर आने वाले 5 से 7 सालों में 150 रुपये तो बिक जाएगा, अगर ये सर्वाइव कर गया, राइट। लेकिन इनफैक्ट ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाया और
नीचे की तरफ ये चले गया। और जब ये नीचे की तरफ गया तो मैंने एक पॉइंट पे डिसाइड किया कि अब इसे होल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, और मैंने एक जो परिचित इन्वेस्टमेंट टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल किया और यस बैंक से निकल के मैंने उस पैसे को आज बचाने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक मैं कामयाब भी रहा। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वो टेक्निक आपसे शेयर करूंगा, और जो वाकई में काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है, राइट। तो इस वीडियो से आप सब लोगों को मैं ये बात बताना मुझे लगता है कि मैं कामयाब हुआ हूँगा कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, हमारे जो ट्रेडिंग डिसीजन होते हैं, हमें किसी की बात सुन के वो नहीं करने चाहिए। जब इतने बड़े लोग और इतने नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस अगर हमें हमारे हित के लिए काम नहीं कर पा रहे, तो आप सोच सकते हैं कि जो यूट्यूब पे भरमार है ये सब लोगों की, वो अपना हित साध रहे हैं या आपका हित साध रहे हैं। तो मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे यूट्यूब चैनल, जितने भी चैनल्स हैं उसमें मेरा पूरा ये पक्का विश्वास है कि हमारा जैसा कोई दूसरा चैनल नहीं है। आप इसको प्रमोट करें और आपका प्यार हमें मिलता रहे, आपके लाइक्स हमें मिलते रहें, आप हमें सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।